वक्त किस नंबर 34। अगले दिन कैफ़े में खासी गहमा गहमी थी। ये कैफ़े 2 मंजिला था और अंग्रेज़ी तर्ज पे बना था। बाहर से देखो तो गहरा गुलाबी पेंट दीवारों को ढके हुए था। यूं के दीवार के ऊपर से लेकर आधी दीवार तक गुलाबी पेंट था। फिर बीच में 3-4 फुट का फासला था। उस फासले वाली जगह पे गुलाबी चेरी ब्लॉसम पेंट किए गए थे। उस 4 फुट के बाद फिर नीचे तक वही गुलाबी पेंट। लकड़ी का दरवाज़ा पार करते अंदर आओ और फर्श को देखो तो ऐसे मालूम होता था जैसे लकड़ी का बना हो, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके बनाने के लिए उस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था कि बस पैर रखने के बाद ही पता चल जाता था कि फ़र्श लकड़ी का नहीं है। दीवारों पे पेंट नहीं था। ऐसा वॉलपेपर लगा था जैसे अखबार के तराशे काट कर लगाए गए हों या फिर एक लंबा थानुमा अखबार खरीद कर दीवारों पे लपेट दिया गया। मेन हॉल काफ़ी वसी था। फीकी अखबारनुमा दीवारों के बरक्स मेज़ें और कुर्सियाँ अतरंगे रंगों वाली थी। यूं के पीली कुर्सियाँ जामनी सब्ज़ और गहरे नीले रंग के मेज़ों के गिर्द सजी थी। मेज़ और कुर्सियाँ भी कुछ इस किस्म की थी कि पतली लंबी मेज़ ऊंची होकर सीने तक आती थी, जबकि कुर्सियाँ नीचे को झुकी हुई थी। जहाँ हॉल में रखी कुर्सियाँ ख़त्म होती थी वहीं ज़रा आगे जाओ तो किचन बना। वहाँ से सुर्ख फैंसी ईंटों के ऊपर की जानिब जाने वाली सीढ़ियाँ बनी थी। ऊपर चढ़कर देखो तो यहाँ काफ़ी काठ कबाड़ था। पेंट भी उखड़ा हुआ और टूटी फूटी कुर्सियां भी। दाएं जानिब किचन बना था। मुतैद कॉफ़ी मेकर्स और चाय बनाते हुए 2 लोग और सैंडविच और बाकी भी कुछ हल्का फुल्का खाना बनाते लोग, जो कि आज नहीं थे। आज उस किचन में उमर हयात था, हाले सुल्तान थी और लैल सिकंदर थे। बाहर मेज़ पे हारून बैठा था। आज उसके लिए कुछ गैर मामूली किया जा रहा था। हसन भी बाहर उसके साथ वाली मेज़ पे बैठा था, पैर लंबे किए, हारून को महजूज नज़रों से देखता हुआ। हारून अचंभे से उन्हें बार बार अपने सामने आते और कभी कॉफ़ी, कभी सैंडविच, कभी टिश्यू रखते हुए देख रहा था। आखिर ये सब क्या था? बल आखिर वो तीनों बाहर आए। हाले के हाथ में कॉफ़ी का मग था, उमर के हाथ में पिज़्ज़ा और लैल के हाथों में एक और सैंडविच, जबकि अभी तो पिछला सैंडविच भी अध खाया रखा था। वो तीनों उसके करीब रखे सोफ़ों पे आकर बैठे। कोई पिज़्ज़ा रख रहा था, कोई सैंडविच, कोई कॉफ़ी। हारून के गले में गिल्टी सी उभरी। हसन ने अकब से पुकारा, ये मंजर देखा देखा लगता है। वो मोबाइल साइड पे रखे हथेली तले थोड़ी टिकाए मासूमियत से हारून को देख रहा था। अहम अहम मुझे याद करने दो। अरे हाँ, याद आया, ऐसा सलूक तो हमने अपने कुर्बानी के बकरे के साथ किया था ना, है ना? वो मज़े से कह रहा था। हाले का जी चाहता चप्पल उतार कर उसके सर पे दे मारे। हारून, तुम ये पिज़्ज़ा भी खाओ ना। हाले ने उसका ध्यान बटाना चाहा। अरे नहीं हारून, तुम ये कॉफ़ी पियो, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अब की लैल बोली थी। उमर खामोश था, लेकिन आज उसकी नज़रें चीख चीख कर कह रही थी, खा ले सुरमई बिल्ले, खा ले। हारून ने संजीदगी से उन तीनों को देखा, फिर मेज़ पे रखे हुए खाने की चीज़ों को। साफ साफ बताओ, इसके अंदर क्या है? कहीं जहर वहर तो नहीं डाल दिया? देखो, अगर जहर दे रहे हो तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं इकलौता हूँ। वो उंगली उठाकर उन्हें वार्न कर रहा था। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। अब की उम्र बेजारी से बोला। 1,500 का पिज़्ज़ा है, खाना तो पड़ेगा। और दूसरी बात, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमसे एक काम है, सीधी तरह कर दो। लैल और हाले खामोश हो बैठी। लेकिन क्या हसन खामोश हो सकता था? ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बना लेना। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता, आंखें पटपटाते हुए पूछ रहा था। उन तीनों ने अपना गुस्सा मुश्किल दबाया था। अगर इसको मारकर जेल न जाना पड़ता तो मैं आपके भाई को आज ही मार देता। उमर जब से आहिस्ता आवाज़ में बोला। लहलब भी उस 16 साला आफत को देख रही थी। अगर इसको पहले दिन भाई ना बोला होता तो आज उसका कत्ल ही मैं ही करती, और अगर ये मेरा वाहिद ख़ानदान ना होता तो मैं इसका गला खुद दबा देती। अब के हाले बेबसी से बोली थी। ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? हारून अब के बुलंद आवाज़ में बोला। उमर अब मज़ीद उस सुरमई बिल्ले को दी जाने वाली फेवरेटिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब ये दोनों कोनियाँ मेज़ पर रख आगे को वो गोया हुआ। मीरवाज फरीद के साथ एक मीटिंग, बस इतना चाहते हैं। वो संजीदगी से बगैर किसी लचक के बोला तो हारून मुताज्जिब हुआ। देखिए, मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? अब की लैल मुस्कुरा कर आगे आई। हमने पता लगा लिया है। मीरवाज फरीद तुम्हारे बाबा के क्लास फेलो और दोस्त हैं। वो कराची का सबसे बड़ा लैंड माफिया है और अब तक तुम्हारे बाबा के साथ उसके ताल्लुकात बेहतरीन नोयत के हैं। काम करवा दो प्लीज़। लैल उसे पचकार रही थी और उन्होंने उनको ऐसे देखा जैसे उनका दिमाग ख़राब हो गया। कल मैंने अपने बाप से एक मोटी रकम ली है इस कैफ़े का पार्टनर बनने के लिए, और आज जाकर उनसे कहूँ कि मेरा मीरवाज से मुलाकात रखवा दें। मेरा बाप मुझे ज़िंदा गाड़ देगा। और क्या तुम लोग जानते नहीं हो
मीर किन 4 कामों के लिए मशहूर है? पैसा, ताकत, गैर कानूनी काम और छोटा काम वो तब करता है जब उसके साथ वादा खिलाफ़ी की जाए। तुम उसके साथ ऐसा क्यों करोगे? उमर ने उसे बीच में टोका था। हाले चुप थी, वो उन सबको बोलते हुए सुन रही थी। हारून ने बेचारगी से उनको देखा। लैल की आंखों में मिन्नत थी। हाले उसको उम्मीद से देख रही थी और उमर, वो बज़ाहिर बेनियाज था लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो क्या चाहता है। ओके, मैं कर लूँगा। वो बलाखिर मान गया था। सबके चेहरों पे बलाखिर सुकून दौड़ गया, सिवाय हाले के। वो आगे कोई परेशानी से हारून को देखा। हारून, तुम अपने दिल से और अपनी मर्ज़ी से ये काम करना चाहते हो तो ठीक है, वरना कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर नहीं है। तुम्हें मेरी नाराज़गी के खौफ से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हारून मुस्कुराया। वो बदल रही थी। उसने हारून की हैसियत तस्लीम करनी शुरू कर दी थी। वो गुलाम से दोस्ती के दर्जे पे आ चुका था। वो बुरी थी लेकिन बुरी रही नहीं थी। हारून ने उसको पलकें झपकाकर तसल्ली दी। वो आरामदेह सी हुई, अब कि वो खुद भी मुस्कुराई थी। चलो अब ऐसा करते हैं, सारे काम बांट लेते हैं। कौन क्या करेगा? अब क्या हालत खड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। अपना काम, अपना पैसा, अपनी ख्वाहिशात, उनका पूरा हो जाना भी एक फैंटेसी होती है। मैं स्टाफ और कस्टमर्स को मैनेज करूँगी, किचन भी मैं खुद देख लूँगी। क्या, कब, किस तरह पेश करना है, ये आता है मुझे। हालिद ने सबसे पहले अपना काम बता दिया था। हारून ने थोड़ी खुजाई। यही काम मैं शाम के 5 बजे के बाद करूँगा। तुम घर चली जाया करना। बाकी का वक्त मैं यहीं किसी कोने में या रूफ टॉप पे पेंटिंग करूँगा। और तीसरा, यहाँ लोगों को लाना मेरा काम है। इंस्टा पे 3 लाख फॉलोअर्स हैं मेरे। वो फ़ख्र से कह रहा था। अब की लैल की बारी थी। मैं अपने कस्टमर से डील करने के लिए यहाँ का एड्रेस दूँगी। दिन में कोई 4-5 लोग तो मैं ही ले आऊँगी और जब कोई कस्टमर नहीं होगा तब मैं हाले की मदद करवाऊँगी। वो ऐलान के अंदाज में बोली। फिर मेज़ पे रखा सैंडविच उठाकर दांतों से कुतरने लगी। अब के सब का रुख उमर की तरफ था। हाँ, तुम क्या करोगे? उसने सब पे ज़रा की ज़रा नज़र डाली। मुझे एक ही काम पसंद है, पैसा। मुझे कैशियर बना दो। शाम में आकर सारा हिसाब किताब देख लूँगा और अगर किसी कस्टमर ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे भी देख लूँगा। वो फ़ख्र से बता रहा था। और आखिरी और सबसे अहम बात, ये काम मैं फ्री में करूँगा। वो ऐसे कह रहा था जैसे वहाँ बैठे तमाम लोगों के साथ पुश्तों पे एहसान किया। माँ, आप, हसन सुल्तान, आप क्या करेंगे? अब के सबकी तोपों का रुख उसकी जानिब था। हसन ने गर्दन कड़ा ली। मैं तुम सब की तरह का फारिग इंसान नहीं हूँ। मैं एक ज़िम्मेदार रेगुलर स्टूडेंट और जॉब पर्सन हूँ। मैं बस इतना काम करूँगा कि जो खाना काफ़ी बच जाया करेगी उसे कचरे में फेंकने की बजाय फुटपाथ पे बैठे लोगों को दे आऊँगा। सब ने ठहर कर उसको देखा था। कल जब सब मिठाई केक्स खा रहे थे तब वो किसी गरीब को सदके के पैसे दे रहा था। आज वो सब कारोबार का फ़ायदा सोच रहे थे और उसे अब भी नेकी की फ़िक्र थी। वो वाकई मिराज सुल्तान का परतू था। अरे, नाम तो हमने रखा ही नहीं। अब के हाले को नई फिक्र लाहक हुई। उमर ने आसपास निगाह दौड़ाई, फिर चेरी ब्लॉसम की पेंटिंग वाली छत को देखा। वो एक अलुयन पेंट था। यूँ लगता था जैसे अभी ये चेरी ब्लॉसम आपके ऊपर झड़ने लगे थे। ब्लॉसम उसके मुंह से बेख्तियार निकला। विद बीन्स। मेज़ के ऊपर रखा कॉफ़ी का मग उठाते हाले ने जुमला मुकम्मल किया। वाह, मुझे ये नाम पसंद आया। हसन चहका था। बीन्स ब्लॉसम एक इंतहाई खूबसूरत नाम है। लैला और हारून भी मुत्फिक थे। हारून ने अब के रिलैक्स होकर पिज़्ज़ा की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे अगले ही लम्हे उमर ने अपनी तरफ खींच लिया। 7 दफ़ा होने का इशारा किया। हारून ने मदद तलब नज़रों से हाले को देखा। देखो हारी, कॉफ़ी के मामले में नो दोस्ती। उसके टके से जवाब पे उसने अपना सैंडविच खाती लैल को देखा। खाने के मामले में तो मैं अपने बाप की भी नहीं। उसने भी साफ हरी झंडी दिखा दी। हारून बेचारगी से उन सबको देखता रह गया। तरीक गवाह है, दोस्तों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। वो जलकर बुड़बुड़ाया। उसी ताज़ा सुबह में अगर सुल्तान मंजिल की इमारत में जाओ और फिर राहदारी और सारा घर लताड़ कर सफ़ीर सुल्तान के कमरे में जाओ तो वो अभी अभी नहाकर बाहर निकला था। उसके भूरे बाल गीले होकर माथे पे गिर रहे थे। वो ऑफिस जाने की तैयारियों में था। उसी लम्हे उसकी नज़र ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी महरमा पे पड़ी। वो आईने में सफ़ीर का अक्स देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सफ़ीर भी उसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके करीब चला आया। वो जो बालों में ब्रश फेर रही थी, उसका हाथ रुक गया। सफ़ीर ने उसके हाथ से ब्रश ले लिया। मैं बहुत खुश हूँ सफ़ीर, वो उसके अक्स को देखते हुए मोहब्बत से कह रही थी। मुझे लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया, सब फिक्स हो गया। अब कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपकी मोहब्बत मेरे लिए अमृत है। सफ़ीर उसकी बात सुनते हुए उसके बालों में नरमी से ब्रश फेरे गया। लेकिन एक खौफ है सफ़ीर जो ख़त्म नहीं हो रहा, जो मेरे दिल से जा ही नहीं रहा। उसने गर्दन मोड़कर सफ़ीर को देखा। वो उन्हीं नरम नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे लगता है ये कोई फेरी टेल का जादू है जो एक चनाके से टूट जाएगा। आपने कहा था मुझे हाले की तलाक करवानी होगी, मैं नहीं करवा सकी। मैं अब ऐसा कुछ नहीं चाहता। सफ़ीर ने नरमी से टोका। उस वक्त मैं इंतकाम चाहता था, हाले का बुरा चाहता था, लेकिन अब वो लम्हे भर को रुका।
अब मैं बस हम दोनों का ताल्लुक़, हमारी खुशी चाहता हूँ महर। वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। मैंने उसे छोड़ दिया, उसका शराब पी छोड़ दिया है। मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गया हूँ कि कुछ लोग हमारे लिए नहीं होते, उनका नाम मिलना कोई बदकिस्मती नहीं, कोई सज़ा नहीं होता, ये वक्त होता है। मैंने अपना वक्त कबूल कर लिया और अब मैं खुश रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, अपने साथ। क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? महर ने हल्की आवाज़ में पूछा था। सफ़ीर ने चल लम्हा उसको देखा। मुझे नहीं पता महर, लेकिन अब बस मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता। उस दिन मैंने उसे उमर के साथ देखा था, वो खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश, और मुझे लगता है मैं उसे कभी उदास नहीं देख पाऊँगा। ये उसके लिए नहीं है। उसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। ये मेरे लिए, ये मेरे वक़ार के लिए, ये मेरे आला नस्ल होने के लिए। बड़े पापा ने मेरे लिए सारी ज़िंदगी बाप का किरदार अदा किया। अब मैं उसके साथ बुरा करके ख़ुद को मज़ीद बुरा नहीं बनाना चाहता। मैंने उस लड़की का बाप कत्ल कर दिया, अब उसकी खुशी मेरा कफ़ारा है। तुम सब भूल जाओ और मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश करूँगा, ओके? महर ने नम आंखों से इस बात में सर हिला दिया। वो खुश थी, सफ़ीर खुश था, ज़िंदगी खुश थी। भला आखिर महर माँ को उसकी रियाज़त और ख़ुद को बेतकूर करने का सिला मिलने लगा था। शाम सर पे आई तो बीन्स ब्लॉसम की सारी बत्तियां रोशन कर दी गई। बाहर हनूज़ क्लोज़ का बोर्ड लगा था। उमर, लैला और हारून जा चुके थे। आखिरी के चंद काम थे जो हाले दौड़ दौड़ के कर रही थी। उसने स्टाफ नहीं निकाला था, पुराने स्टाफ को नई हदायत दी गई थी। कल एक नई ओपनिंग थी। वो बालों को जोड़े में लपेटे स्टाफ को है काम जारी करती नज़र आ रही थी। थकन उन हद से सवा होने लगी थी तब फतन वो चौंक कर रुकी। उसे अपने अकब में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ था। वो मुड़ी और फिर खुशगवार हैरत में घिरी खड़ी रह गई। सामने महरमा खड़ी थी, निक से तैयार, ब्रांडेड कपड़े, जूते, बैग, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ नुमाया थी वो उसके चेहरे की खुशी थी, चमक थी। मिट्याले कपड़ों, बिखरे बालों और आराम से कपड़ों में खड़ी हाले सुल्तान। वो आज भी उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वजह उसकी रंगत, उसके नकूश नहीं थे, वजह चेहरे और ज़ात का वक़ार था। वो उस हालत में भी बावकार और उठी हुई गर्दन के साथ खड़ी थी। महरमा आगे आई, हाले को गले लगाया, फिर मिलकर अलग हुई। ये कैसी मासियों वाली हालत बना रखी है? तुम मालकिन हो हाले, मुलाजिम नहीं। उसने टोका था। मुझे मुलाजिम या मालिक मेरा हुलिया नहीं, मेरा हुक्म देने का तरीका बनाता है। मैं फटे पुराने कपड़ों में भी उनसे बातें मनवा सकती हूँ और ब्रांडेड कपड़ों में भी। वो सादगी से कहती उसे लिए आगे चली आई। उसके लहजे में कोई तंज नहीं था, अलबत्ता महर को वाज़ेह बुरा लगा था। कोई वक्त था जब तुम मेरी बातें खामोशी से सुन लेती थी। वो मेज़ के गिर्द रखी कुर्सी पे बैठती हुई बोली, आज तुम मुझे जवाब देने लगी हो। हाले कहीं उम्र हयात का रंग तो नहीं चढ़ रहा? वो तंजिया कह रही थी। हाले को मामलात ख़राब होते दिखे तो उसने, ऐसी कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा फ़ील हो रहा है, कहकर बात ख़त्म कर दी। महरमा भी खामोश हो बैठी, फिर एक ताहिराना नज़र अतराफ़ में डाली। अच्छी जगह है, पैसे कहाँ से लाई? उसने बस यही पूछा था, ना मुबारक ना कोई हौसला अफजाई, बस अल्लाह ने करम कर दिया। वो छोड़िए, आप बताएं क्या लेंगी? उसने कहते साथ एक लड़के को आवाज़ दी। वो दौड़ा चला आया। बाहर सीता से कहो 2 एस्प्रेसिव डबल शॉट, लड़के से कहकर वो दोबारा महर की जानिब मुतवज्जो हुई। थोड़ी देर तक वो दोनों मुख्तलिफ बातें करते रहे। इसके बाद महरमा असल मौजू पे आई थी। तुम उमर से तलाक नहीं ले रही? वो अपने कॉफ़ी के मग पे उंगली फेरते हुए पूछ रही थी। एक लम्हे के लिए हाले से कोई जवाब न बन सका। हम बहुत अलग हो जाएंगे, वो संभल कर बोली। माथे पे पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। साफ ज़ाहिर था वो झूठ बोल रही है। महरमा ने बगौर उसका चेहरा देखा। क्या तुम दोनों ने साथ रहने का फ़ैसला कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो फ़ौरन बोली। हम बस कुछ अरसा साथ रहेंगे और फिर बहुत जल्द मैं उससे तलाक ले लूँगी। मैं जानती हूँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ। आखिर में उसका लहजा हल्का हुआ था। तुम मुझे पागल समझ रही हो या फिर 2 साल की बच्ची? हाले तुम उसके साथ घूमती फिरती हो, तुम उसे कंपनी से पिक एंड ड्रॉप देती हो, तुम उससे पैसे लेकर कैफ़े खोल लेती हो, तुम उसे छोड़ने की बात पे सुन हो जाती हो। तुम्हारा चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ छीन ली हो। महरमा दबी दबी आवाज़ में बोल रही थी। हाले उसे कहना चाहती थी कि खामोश हो जाओ, लेकिन कह नहीं सकी। वो आदमी तुम पे कभी गिव अप नहीं करेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। तुम इस आसरे में मत रहना कि वो एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। तुम मेरे साथ चलो, हम खुला का केस दायर करेंगे, तुम घर वापस आ जाना। हाले तुम्हारे पास अब भी ऑप्शन है, हारून तुमसे शादी कर लेगा। मैं शादीशुदा हूँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? एकदम हाले ने उसे बेहद नागवारी से टोका था। महर के साथ साथ वो खुद भी साकित रह गई। चल लम्हा वो दोनों कुछ नहीं कह सकी। एक ऑकवर्ड सी खामोशी थी जो उनके दरमियान थी। थोड़ी देर बाद महरमा ने खुद ही कहना शुरू किया, देखो मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। वो आदमी तुमसे मोहब्बत करता है लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये शादी रहेगी तो तुम्हारे हक़ में बस अजियत आएगी। बच्चे, मेंटल स्टेबिलिटी, किरदार, ये सब मोहब्बत से ज़्यादा अहम, ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते हैं। वो फ़िक्रमंदी से कह रही थी और हाले खाली खाली नज़रों से उसे देखे गए।
आज तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, कल तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी, फिर क्या करोगी? क्या तब उसे छोड़ना आसान होगा? मोहब्बत निरा सहर है। मैं तुम्हें सहर ज़दा होने से बचा रही हूँ। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई तो तुम आफत ज़दा हो जाओगी। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी भलाई चाही है। तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हो तो उमर से दूर रहो। वो साहिर है तुम पे अपना सहर फूंक देगा। और तुम जानती हो ना, जादू शहजादियों की ज़िंदगी किस तरह ख़राब कर देता है। हाले कुछ नहीं बोली, बस सर इस बात में हिला दिया। एक पल को उसने सोचना चाहा कि वो उमर से अलग हो जाएगी। उसी पल उसे अपना दिल खाली होता महसूस हुआ। महर को लगता था वो सहर कर देगा। हाले को लगता था वो सहर ज़दा हो चुकी है। महर जिस तरह आई थी उसी तरह चली भी गई। कितनी देर बीती, क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं चल सका। बाहर से तब बहरे सब जा चुके थे। कैफ़े में अब मध्यम बत्तियाँ जल रही थी। दफतन कैफ़े का दरवाज़ा खुला और वो आता दिखाई दिया। हाले सर को मेज़ पे गिराए पड़ी रही। कैफ़े से इतना प्यार हो गया है कि अब घर भी नहीं आना, वो कहता वो आगे आया और धप से उसके सामने बैठा। हाले के आंसू न जाने क्यों बहने लगे। क्या हुआ है? इधर तो देख ले, मूड ख़राब है क्या? वो मुसलसल सवाल कर रहा था। हल्का फुल्का रूह के अंदर तक उतरता लहजा। वो कितना प्यारा बोलता था ना। मुझे देख लें एक बार, मेरा हुस्न देख लें, सब अच्छा हो जाएगा, यकीन करें। बहुत सी लड़कियों का मूड मुझे देखकर अच्छा हो जाता है। उसके आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। अब कि उसकी सिसकी गूंजी। नीम अंधेरे और मुकम्मल खामोशी में उसकी सिसकियाँ जैसे कि सारे कैफ़े में गूंज गई। उमर बेख्तियार परेशान हो उठा। वो अपनी जगह से उठकर उसके साथ लंबी बेंच नुमा कुर्सी पे आ बैठा। हाले अब सर उठाए, चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह रो रही थी। आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या पैसे चाहिए? हाले प्लीज़ बताओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो फिक्रमंदी से उसके हाथ चेहरे से हटाते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। वो सिसकियों के दरमियान बामुश्किल बोल सकी। मैं चाहती हूँ चाहे हमारी तलाक भी हो जाए तब भी तुम मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रहो। वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए बामुश्किल बोल रही थी। उमर लम्हे भर को ठहर गया, कुछ कह ही नहीं सका। फिर उसने नरमी से हाले के दोनों हाथ थाम लिए। वो गर्दन झुकाए बेआवाज़ रोए गई। उसके आंसू उमर के हाथों पर गिर रहे थे। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। आप हमेशा मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर मेरे साथ रहेंगी। चाहे हमारी तलाक हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपका दोस्त बनकर। ओके? हाले ने नम आंखों से उसको देखा। चल लम्हा वो उसे देखती ही रही। और तुम ऐसा क्यों करोगे? वो भीगे चेहरे के साथ बोली। मदम रोशनियों में वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। हाले की आंखें नम थी, सुर्ख थी। उमर की आंखें कुछ बोल रही थी, कुछ तकलीफ ज़दा थी। आई लव विद ऑल माई हार्ट बिकॉज I love with all my heart. You are the woman. वो बेहद आहिस्तगी से उसकी आंखों में देखकर बोला। एक लम्हे को सारी दुनिया की गर्दिशें रुक गई, हर आवाज़ रुक गई, हर हरकत रुक गई। हाले का दिल रुक गया। उसी लम्हे वो ज़ोर से हंसा। सीरियस ना ले, फिल्म का डायलॉग है, आज ही देखिए, मैंने बहुत अच्छी फिल्म है। लम्हों की फसूखेज़ी टूट गई। हाले ने खफत से रुख मोड़ लिया, फिर खींचकर उसके हाथों से हाथ निकाल लिए। मेरे साथ ऐसे मजाक न किया करो, सर फाड़ दूंगी, वो उठते हुए खुश्क लहजे में बोली। उमर गहरी सांस भरता उसके साथ उठा। वैसे थोड़ी देर पहले आप कह रही थी आप मुझे छोड़ना नहीं चाहती, मैं इसका क्या मतलब लूँ? साफ जाहिर था वो उसे तंग कर रहा था। मुझे ज़हनी मरीज समझ कर भूल जाओ सब, ये समझ लो कि आज दौरा पड़ा था। वो अपना सामान समेट रही थी। उमर उसे उसी तरह तपते हुए देख महजूज हो रहा था। वैसे मेरी कुछ देर कबल कही गई बात से सीरियस ना हो जाएगा, वरना मैं जिम्मेदार नहीं। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। मैं पागल हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं, वो पहाड़ खाने वाले लहजे में कहती बाहर निकल गई। उमर हयात हंसते हुए उसके पीछे गया था। अगस्त का पहला अशरा बीत चुका था। 14 अगस्त की गहमा गहमी के बाद आज वो कैफ़े से ज़रा देर वापस आई थी। ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ हो चुकी थी। कैफ़े संभालना जितना आसान लगता था उतना था नहीं। वो मैनेजमेंट के मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज़ कर रही थी, साथ साथ अपनी जहनी सेहत के लिए वो बाकायदगी से गजाला रूही के क्लिनिक जा रही थी। उस वक्त वो लाउंज में बैठी थी, सोफे पे नीम दराज करके हल्के फुल्के लिबास में बालों को गोल मोल बांधे वो टीवी पे चैनल बदल रही थी। उसी वक्त उमर अंदर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में कॉफ़ी के मग थे। वो सादा टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। हाले के साथ बैठते हुए उसने कॉफ़ी का मग उसे थमाया। शम्स मुझे 3 दिन के लिए कोयटा भेज रहा है, उसने बात का आगाज़ किया। मेरा एक दोस्त भी है वहाँ, उसकी शादी भी है, सोच रहा हूँ चला जाऊँ। वो हाले को देखते हुए कह रहा था। चले जाओ, अच्छा वक्त गुजरेगा। वो थकन ज़दा थी। उमर ने गौर से उसको देखा। वो कितनी थकी हुई थी, अपनी वुसअत से ज़्यादा उठाने वाला बोझ उसके लिए भारी था। आप साथ चलेंगी? वो नहीं जानता था उसने ये पेशकश क्यों की। हाले फ़ौरन सीधी हो बैठी, आंखें चमक उठी। लेकिन मैं तो इनवाइटेड नहीं हूँ। अगले लम्हे उसकी सारी खुशी मानित पड़ गई थी। उमर का दिल किया था अपना सर पीट ले। बीबी कागजी ही सही, मैं आपका शौहर हूँ। अगर मैं इनवाइटेड हूँ इसका मतलब है आप भी इनवाइटेड है।
वो जल के बोला तो हाले खुलकर मुस्कुराई। सही कह रहे हो, लेकिन नहीं। वो एक बार फिर मायूस हुए। कैफ़े का क्या होगा? कैफ़े में तो जैसे लोगों का जमे गफ़ीर रहता है ना, गिनती के 4 लोग तो आते हैं। उसने तंज़ किया। कल 6 आए थे। अच्छा। वो भड़क गई। साथ वो दोनों हंस पड़े। उसने बात ही ऐसी कही थी। दरअसल कैफ़े के सामने वाली सड़क पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और लोगों को 2-3 दिन से आने में दिक्कत हो रही थी। फिर क्या ख्याल है, चलेंगी? सुबह फजर के बाद निकल रहा हूँ मैं। उमर ने कहते कहते कॉफ़ी का मग होंठों से लगाया। किस हैसियत से, बीवी या फिर दोस्त? वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। सहेलियाँ मेरी और भी बहुत हैं। चलना है तो बीवी बनकर चलें। हारून और हसन को भी ले चलें, वो भी मेरे साथ घूम लेंगे। वो आगे होकर इश्तियाक से पूछ रही थी। इतने दिनों बाद वो कहीं जाएगी, ये ख्याल ही दिल खुश कर रहा था। हरगिज़ नहीं। उमर फ़ौरन से पहले बोला था। वो हारून तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन आपका अजाब भाई हरगिज़ भी नहीं। वो बोलते हुए उठा था। तुम तो खामखा मेरे लोगों से जलते हो। अल्लाह जाने तुम्हें उस बच्चे से क्या बैर है। हाले खफकी से बोली थी। उमर ने उसको ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया। जी जी बिल्कुल बच्चा है वो। मैं तो कहता हूँ अगर जैसे 2-4 और बच्चे पैदा हो गए तो दुनिया वाले बच्चों से खौफ खाएंगे। वो बुड़बुड़ाता बाहर चला गया। उसके पीछे हाले ने फ़ोन उठा लिया था और अब वो कोई नंबर डायल कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में था। हसन और हारून उसके बेड पे बैठे थे। हारून उसका मेकअप और बाकी का कॉस्मेटिक्स की चीज़ें छोटे बैग में डाल रहा था। हसन मुँह बसोरे बैठा था। हाले अलमारी में मुँह दिए खड़ी थी। हाले मुझे भी ले जाओ ना प्लीज़, वो मिन्नत करते हुए बोला। ए तुम्हारा काम वहाँ। क्या काम? वो दोनों जा रहे हैं, तुम अच्छे लगोगे साथ। हारून ने उसको घर का था। उसी वक्त उमर भी अंदर आया। सामान पैक हो गया तो दे दे, उसने हाले को आवाज़ दी। हसन ने चमकती आंखों से उसे देखा। उमर मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी ले जाओ। सुबह सुबह मेरे सर पे कोई भारी पत्थर नहीं लगा जो तुम्हें साथ ले जाऊँ। उमर ने हाथ झुलाया। हाले ने भी अब अलमारी से सर निकाला था और 2 बैग्स जो उसने अलमारी के साथ रखे थे उनकी जानिब इशारा किया। ये सामान रख दो गाड़ी में, वो मसरूफ़ सी कह रही थी। हसन की बेचारगी वाली शक्ल। हारून और बंगले को छोड़ो, दोनों फजर के वक्त कोयटा के लिए रवाना हो गए थे। ये सफ़र उनके लिए बेहतरीन रहे, खुदा करे। सफ़र अच्छा गुजर रहा था। शाम के वक्त वो लोग बोलान पहुंच चुके थे। बोलान कोयटा से पहले आने वाला शहर है। यहाँ के पहाड़ और यहाँ के रास्ते जो कि पहाड़ों को ही काट कर बनाए गए इंसान को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। वादी बोलान के रास्ते यूँ थे जैसे एक ऊंचे पहाड़ पे सड़क बना दी गई हो। साफ़ सुथरी पक्की सड़क, बल खाते रोड, और फिर रोड से अगर नीचे की जानिब गर्दन झुका कर देखो तो पत्थरों के ऊपर बहता पानी। जब उस पानी पे धूप पड़ती थी तो पत्थर नुमायाँ होने लगते थे। ये ऐसा खूबसूरत सफ़र हुआ करता है कि तुम्हारी आंखें उस मंज़र को तकती रहें। वादी बोलान की एक ख़ास बात ये भी है कि जब आप यहाँ से सफ़र कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कान सुन्न हो गए, जैसे आवाज़ें ठीक तरह से सुनाई ना दे रही हो। उसकी वजह यह है कि वादी बोलान ऊंचाई की तरफ है और यहाँ हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी नॉर्मल हवा के दबाव वाली जगह से यहाँ आ जाते हैं तो कुछ पल अपने कानों को सुन होता पाएंगे और आवाज़ों का रास्ता मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना सही लेकिन धुंधला ज़रूर हो जाएगा। उस वक्त उमर हयात की गाड़ी बोलान के ऊंचे रास्तों पे दौड़ रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने हवा में खनकी पैदा कर दी थी। हाले ने हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक ऑफ कर दिया क्योंकि आवाज़ सही से नहीं आ रही थी और उमर ने वजह भी बता रखी थी। मगरिब में अभी खासा वक्त था। ऐसे में सूरज की रोशनी जब घाटी से नीचे पत्थरों वाले पानी पे पड़ रही थी तो एक सुनहरी सी रोशनी पैदा हो जाती थी। हाले महब सी उस मंज़र को देख रही थी। यहाँ आकर सिग्नल्स भी काम करना छोड़ देते थे। ज़रा आगे जाकर एक जगह उमर ने गाड़ी रोक दी। हाले ने गर्दन नीचे करके देखा। दूर कहीं से उसे एक बोर्ड नज़र आया। पीर गैब, उसने चंबे से नाम दोहराया। फिर उमर को देखा। डोंट टेल मी, तुम मन्नत मुरादों पर यकीन रखते हो? उमर हंस दिया। सुबह से लेकर अब तक वो कई बार ऐसे खुलकर हंसा था। शायद वो इस सफ़र से खुश था। यहाँ एक बहुत खूबसूरत जगह है, आए आपको दिखाऊं। वो बोलते हुए अपनी गाड़ी से उतर आया। हाले भी उतर कर नीचे आई। आवाज़ें अब ज़रा वाज़े होने लगी थी। कानों में बजती घंटियाँ अब कम हुई थी। वो उसे लिए आगे बढ़ता गया। बोलान में सड़क से नीचे उतरकर पानी की तरफ जाना मुश्किल नहीं होता। पहली वजह यह कि ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। दूसरी वजह यह कि रास्ता इतना मुश्किल नहीं होता। पत्थर यूं फैले हुए होते हैं कि इंसान बआसानी नीचे घाटी तक जा सकता है। बस पत्थरों पे चलकर पैर ज़रा दुख जाते हैं। ये कोई छोटे छोटे नोकीले पत्थर नहीं होते, ये हथेली जितने मोटे मोटे पत्थर होते हैं। बोलान से कोयटा तक उन पत्थरों की बहुतायत थी। वो उसके साथ चलती हुई नीचे आई। पैर तक जाने का रास्ता कहाँ था वो नहीं पीर तक जाने का रास्ता कहाँ था वो नहीं जानती थी, लेकिन जहाँ उसे उमर लाया था ये कोई अलग ही जगह थी। बेख्तियार उसके मुंह से वाह निकला था। मंजर कुछ यूँ था कि चारों जाने पहाड़ एक गोलाई की सूरत थे। पहाड़ों के
ऊपर छोटे छोटे सब्ज दरख्त थे और उन पहाड़ों से पानी का चश्मा फूटता था, एक जानिब से नहीं, 3 मुख्तलिफ जगहों से। वहीं पानी जब नीचे गिरता था तो सब्ज दरख्तों का अक्स उसमें पड़ता था, गो के उस पानी को सब्ज दिखाता था और कभी कभी नीला भी। यूँ लगता था जैसे पानी सब्ज और नीला सा हो, एक दायरा सब्ज, एक दायरा नीला। पानी गिरने का शोर सारे में फैला हुआ था। ये वजह थी जो मैं फ़्लाइट से नहीं लाया आपको, वरना आप बुलान में अपने कान बंद होते कैसे महसूस करती। वो हाले के अकब में खड़ा पानी पे निगाहें जमाए कह रहा था, बीबी नानी का पानी गिरना कैसे देख पाती आप? तुमने अच्छा ही किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, सारा सफ़र खूबसूरत था। हाले ने तायद की, लेकिन वो रुकी, फिर नीचे बैठकर पानी में पैरों को डुबो लिया। मुझे कानों के बंद होने से बड़ी कोफत हुई थी। उसने बुरा सा मुँह बनाया। वहाँ के मकामी लोग भी यहीं थे, शायद वो पीर से दुआ लेकर आ रहे थे। लोगों का हजूम कम था, अलबत्ता लोग थे ज़रूर। उमर उसके साथ बैठ गया। मुझे कभी भी कभी आवाज़ों के बंद होने से कोफत नहीं हुई। वो पानी के शोर में हाले के साथ बैठा कह रहा था, मुझे हमेशा रौब सा महसूस हुआ है। हाले ने उसके छम्बे से देखा, जैसे उसका मतलब न समझ पाई हो। उमर ने कहना जारी रखा, मैं सोचता हूँ ये 15-20 मिनट के लिए जब आवाज़ें हमारे लिए मिसबैलेंस हो जाती हैं, तब हमें कितना बुरा लगता है। अगर सारी ज़िंदगी के लिए यही खामी अल्लाह मेरे अंदर रख देता तो लम्हे भर के लिए तो हाले के रोंगटे खड़े हो गए थे। इसीलिए मैं जब भी यहाँ होता हूँ तो मुझे खुदा से रौब महसूस होता है। मुझे उसकी कुदरत से रौब महसूस होता है। यहाँ आकर मुझे महसूस होता है नॉर्मल होना कितना बड़ा एजाज़ है। हाले ने सर इस बात में लाया, तुम सही कहते हो, नॉर्मल होना बहुत बड़ा एजाज़ है, वो हल्की आवाज़ में बोली। कुछ देर तक वो दोनों वहीं बैठे रहे। इसके बाद उठ आए। मगरिब का अंधेरा गहरा होने लगा था। अगले 1 घंटे में वो कोयटा पहुंच चुके थे, पहाड़ों के दरमियान वाक़ई छोटा खूबसूरत शहर। यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, कराची जैसी तो बिल्कुल नहीं। ये ठंडा शहर था। यहाँ की धूप बदन झुलसाती नहीं थी, बल्कि अगर गर्मी के दिनों में बस एक पंखा भी चलता रहे तो तुम्हें उसकी हवा भाएगी। उन दोनों का कैंप कोयटा के 5 स्टार होटल सेरीना में था। सेरीना की लंबी ऊंची इमारत मटियाले रंग की थी, कच्चा मटियाला रंग। सारी इमारत की बाहर वाली ऊंची मजबूत दीवारों पे मटियाला रंग जैसे लपेट दिया गया। उस होटल की दीवारें उमर को हमेशा एक किले की सी लगती थी, ऊंची मजबूत मोटी दीवारें। आज यहाँ तक आते आते रात हो गई थी। वो अपना सफ़र कल से शुरू करने वाले थे। अगला दिन अपने साथ कहीं सारी मसरूफियत साथ लाया था। सुबह सुबह उमर अपनी किसी मीटिंग का कहकर गया था और अब दोपहर के 12 बजे लौटा था। आज शाम ही उसके दोस्त की कवाली नाइट भी थी। ऐसा कोई फंक्शन शादी के लिए ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन अमीरों के चौंचले वो वापस आया तो हाले होटल की लॉबी में ही बैठी थी, मुंह फुलाए बेजार। वो उसे बहलाकर किसी तरह बाहर ले ही आया था और फिर वो साथ चली भी आई थी। सबसे पहले वो दोनों गोल्ड सिटी मॉल गए थे। ये एक बहुत महंगा और कोयटा के एलीट क्लास के लोगों के लिए बना मॉल था। उमर हयात यहाँ से वहाँ घूमते हुए उसे शहर के बारे में मालूमात देता रहा था। यहाँ से फिर वो उसे चौड़ी गली ले आया था। यहाँ आकर वो हकीकतन खुश हुआ था। ये जगह कराची के आम मार्केट्स जैसी थी, दोनों अतराफ में दुकानें, तंग गलियाँ, लेकिन कराची जितनी तंग हरगिज़ नहीं। हाले को ये सब बहुत नया लग रहा था। सबसे अहम बात यह थी कि यहाँ वो वाहिद लड़की थी जिसने सर से दुपट्टा उतार रखा था। बाकी पठान और उर्दू स्पीकिंग औरतों ने दुपट्टे सर पे ले रखे थे। कोयटा में बहुत कम ही ऐसी औरतें देखने को मिलेंगी जिन्होंने दुपट्टे उतार रखे हों या पब्लिक प्लेसेस में जीन्स शर्ट्स पहन रखी हो। यहाँ पर्दे का एहतमाम था। पठान बलोच ख़वातीन तो बड़ी बड़ी चादरों में ख़ुद को ढांप कर फिरा करती थी। कुछ उर्दू स्पीकिंग और ईसाई कम्युनिटी की औरतें थी जिनके दुपट्टे सरों से उतरे हुए या फिर सिरे से होते ही नहीं थे। यहाँ सबको इतने बड़े दुपट्टे और नकाब लगाए दे हाले ने भी दुपट्टा अच्छे से सर पे ओढ़ लिया। उमर उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया था। काफ़ी सारी शॉपिंग के बाद वो उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट ले आया था। उमर ने अपने लिए सब्ज़ी और हाले के लिए बिरयानी ऑर्डर की थी। उसे उसी चीज़ की क्रेविंग हो रही थी। उमर ने बस उसकी बात पे मुस्कुराहट दबा ली थी। बैरे को बिरयानी में डबल मिसाला डालना ताकीद कर दी थी। हाले ने उसे डबल मिसाले की बात पे टोका था। मैं इतना स्पाइसी खाना ना ही खाती। जवाब में उमर ने उसे बस धीरज रखने को कहा था। खाना लाया गया। उमर शौक से अपनी सब्ज़ी खा रहा था, लेकिन हाले ने पहला नवाला लेते ही कड़वा मुँह बनाया था। ये हमें बिरयानी कहकर पुलाव क्यों दे गया है? उमर मुस्कुराया। ये बिरयानी ही है। यहाँ के लोग मिसाला बहुत कम खाते हैं मैडम। यहाँ ये की नखियों से उसकी प्लेट की जानिब इशारा किया। यहाँ ये भी
टू मच है। वो अनुज मुस्कुरा रहा था। हाले का मूड ख़राब हो चुका था। वो कराची से आई मिसालों की शौकीन लड़की थी और ऐसे फीके खाने कहाँ खा सकती थी। उमर ने उसको हाथ रोकते हुए देख फिर उठ खड़ा हुआ। चले आपको कुछ आपके टाइप का खिलाऊं। वो वॉलेट से चंद नोट मेज़ पे रखता कह रहा था। हाले भी उठी। कुछ देर बाद वो उसे किसी मार्केट नुमा जगह पे ले आया था। हाले मुतअज्जिब सी उसके साथ साथ चल रही थी। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स बने थे। लोगों का रश हद से ज़्यादा था। बल आखिर वो एक शॉपिंग सेंटर के बाहर रुके। हाले गर्दन उठाए उसकी इमारत को देख रही थी। दाऊद शॉपिंग सेंटर। इमारत के माथे पे कुंदा था। यहाँ खाना मिलेगा क्या? वो हैरत से बोली। उमर का दिल चाहता अपना सर पीट ले। यहाँ नहीं, यहाँ देखिए। उसने हाले का रुख मोड़ा। इमारत के ऐन सामने एक छोटा सा ढाबे नुमा फूड कार्ट था। बर्गर, बिरयानी, टिक्का कबाब और हर किस्म की चटनी, यही उनका मेन्यू था। वो उसे लिए आगे बढ़ा। वो स्ट्रीट फूड्स का शौकीन नहीं था, लेकिन हाले थी गोल चक्करदार जीने चढ़ते। वो ऊपर आए। छोटा सा हॉल जहाँ गिनती के ही चंद मेज़ और कुर्सियाँ रखी थी। वो दोनों भी एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। उमर ने रेशमी कबाब और टिक्के ऑर्डर किए, साथ उनकी स्पेशल मायोनीज़ वाली चटनी। ये चटनी सिर्फ मायो से नहीं बनती, इसे बनाने के लिए ग्राइंडर में मायोनीज़, सुर्ख छोटे वाले मिर्च और नमक और सुर्ख पाउडर वाले मिर्च डाले जाते हैं। ज़रा देर को ग्राइंडर में उन सबको घुमाकर तैयार होने वाली ये चटनी आपके कानों से धुएं निकाल सकती थी। थोड़ी देर तक वेटर अपनी खास चटनी और कबाब ले आया। उमर ने हाले को इशारा किया। हाले ने रेशमी कबाब को कांटे की मदद से तोड़ा, फिर उसी कांटे को चटनी वाली प्लेट में डुबोकर मुंह तक ले गई और अगले ही लम्हे उसने आंखें मूंद ली। ये उसका स्टाइल था। जब भी उसे परफेक्ट टेस्ट मिला करता था, वो इसी तरह आंखें बंद करके उसे महसूस करती थी। अब ये हुए ना कराची वाले मसाले। वो मज़े लेकर खाती रही। उमर उसे इस तरह खाते देखकर मुस्कुराता रहा। खाना खाने के बाद वो उसे मुख्तलिफ जगहों पे घुमाता रहा था। खाने रात के कोई 10 बज गए थे जब वो उसे तकरीबन घसीटता हुआ घर लाया था। अब उमर के कदम जवाब दे चुके थे। हाले मुँह बसूर थी। होटल वापस आ गई थी। उमर सो गया था और वो अब भी अपने कपड़े निकाल कर देख रही थी। कल पार्क में वो ये पहनेगी। हाँ बिल्कुल यही। रात गहरी से गहरी होती जा रही थी और प्लानिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह 16 अगस्त की थी। उमर हस्बे मामूल सुबह अपने काम पे चला गया था। उसकी वापसी दोपहर 1 बजे तक हुई। आज वो उसे कहीं और जगह घुमाने ले गया था। होना औड़क, होना झील और फिर रात में अस्करी पार्क एक लंबे चौड़े रकबे पे बना था। फूल, दरख्त और हरी घास की तो जैसे उस पार्क में बहुतायत थी। जंगले वाला बड़ा सा दरवाज़ा पार करते अंदर आओ तो लंबी सड़क थी जिसके दोनों अतराफ में दूर दूर तक लंबी घास बिछी थी। ये घास के किते इतनी दूर तक थे जहाँ तक तुम्हारी निगाह जाती हो। दरख्तों से लिपटी फेरी लाइट्स ने पार्क की खूबसूरती को मज़ीद रोशन कर रखा था। उमर उसे लिए आगे आया तो लोगों का बेतहाशा शोर उसके कानों में पड़ा। ये वो जगह थी जहाँ बड़े बड़े झूले लगे थे। राइड लेते लड़के लड़कियाँ चीख चीख कर अपने जोश का ऐलान कर रहे थे। लंबा कश्ती नुमा झूला जिस पे एक तरफ को लड़कियां बैठती थी और दूसरी तरफ लड़के। उस झूले का नाम ड्रैगन राइड था। उमर हम भी राइड ले? हाले झूले को देखते हुए इश्तियाक से कह रही थी। मैं एक अरसा इस शहर का ASP रह चुका हूँ। बच्चों की तरह राइड लेता अच्छा लगूंगा। वो मसनूई खफकी से बोला था। क्या है उमर, चलो ना, कितना मज़ा आएगा। अब के वो इसरार करने लगी थी। अच्छा ठीक है, मत आओ, मैं खुद टिकट ले आती हूँ। वो टिकट बूथ की जानिब बढ़ी। उसी लम्हे 3 लड़कों का ग्रुप भी टिकट बूथ की जानिब आया था। उमर फ़ौरन उस तक गया था, यूं कि वो हाले के दाएं तरफ पूरी तरह फैल कर खड़ा था। लड़कों को साफ इशारा था कि जब तक मेरी बीवी यहाँ है मैं इसी तरह आगे खड़ा रहूँगा। हाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उमर ने टिकट्स दिए और वहाँ से चला आया। लड़के अब भी मुड़ मुड़ कर हाले और बाकी आती जाती लड़कियों को देख रहे थे। अस्करी पार्क में झूलों पे इतना रश होता है कि आपको टिकट्स लेकर भी इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि झूले की तरफ जाने वाले जीने जो कि एक जानिब मर्दों के लिए और दूसरी जानिब से औरतों के लिए थे, वहाँ पहले ही लोग खड़े रहते हैं। वो कोयटा का सबसे खूबसूरत और बड़ा पार्क है। उमर ने ज़रा की ज़रा नज़र उन लड़कों पर डाली और फिर हाले के साथ से निकल कर रहने उसके सामने खड़ा हो गया। लड़के उसकी पुश्त के पीछे छुप गए। वो हाले के सामने था, वो उसे देख नहीं सकते थे। हाले ने राइड ले ली। उमर साथ नहीं बैठा। वो कम अज़ कम उस राइड के लिए नहीं जा सकता था। वो दोनों पॉपकॉर्न के पैकेट हाथों में लिए यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। फिर एक जगह उमर खुद ही रुका। वो साइकिल के पहिए जैसा गोल ऊंचा बुलंद झूला था। वो फेरिस व्हील था। उमर मुस्कुराते हुए उसकी टिकट्स ले आया। हाले को ये राइड कुछ खास पसंद थी। दूसरा, ये झूले कराची के मुकाबले कम तेज़ चलते थे, लेकिन वो उमर के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी। बल आखिर वो फेरिस व्हील पे उसके साथ आ बैठा। वो दोनों जैसे पिंजरे में बंद हो गए।
पहल तो हाले को कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया, लेकिन जब राइड ऊपर जाकर एक लम्हे को रुकी तो एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया। उमर के इशारे पे उसने गर्दन मोड़कर देखा। यहाँ से सारा कोयटा शहर नज़र आता था। उस राइड की सबसे ख़ास बात यही थी, 3 से 4 सेकंड के लिए हर दफ़ा राइड उसी तरह रुक जाया करती और वो फिर से बेताबी से उस मंज़र को देखती। वो इतना खूबसूरत मंज़र था कि आंखें नहीं भरती थी। वो दोनों दोबारा राइड लेकर अब उतर आए थे और पार्क से भी निकल आए। होटल की तरफ जाते रास्ते में वो एक जगह रुके थे। ये एक मसरूफ़ शायरा थी। कतार दर कतार बने रेस्टोरेंट, आस-पास आइसक्रीम शॉप्स, कैफ़े, पिज़्ज़ा हट। ये शायरा और उसकी रोशनियाँ आँखों को खैरा करती थी और वो दोनों चाय की गर्ज से एक छोटे से कैफ़े चाय कदा चले आए थे। चाय पीने और कुछ वक्त वहाँ गुजारने के बाद अब की उम्र उसे जिन्ना रोड ले आया था। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन वो होटल अब तक नहीं गए थे। सड़कें अब सुनसान होने लगी थी। चुनार रोड डबल रोड था। बीच में बनी जगह रोड से ज़रा ऊंची जगह पे गमले और छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे। 14 अगस्त के लिए की जाने वाली सजावट अभी इमारतों पे वाज़ेह थी। सफ़ेद और सब्ज़ बत्तियाँ माहौल में एक अलग तरह की छाप छोड़े हुए थे। वो उमर के साथ उस सड़क के किनारे पैदल चल रही थी। वो दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जो कि अभी काफ़ी दूर थी। दफ़्तन उमर रुका, हाले भी रुक गई। यहाँ नीम अंधेरा था। वो हाले के सामने खड़ा था, उसे देखता हुआ। दूर किसी इमारत की हल्की हल्की रोशनी यहाँ भी आती थी। उसने हाथ हाले के आगे फैला दिया। हाले ने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रखा, लेकिन उमर ने बस 2 उंगलियाँ ही थाम ली और फिर उन्हीं 2 उंगलियों से पकड़े उसे गोल गोल घुमाने लगा। हाले को जब समझ आई तो वो हंसते हुए खुद भी घूमती गई। उमर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। वो गोल गोल घूमते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसके बाद उसकी फ़्रॉक सब हवा के दोष पे घूम रहे थे। ज़िंदगी मुकम्मल थी, हसीन थी, लेकिन बस कल रात तलक। अगला दिन वो सारा दिन बाहर रहा था। कुछ पुराने दोस्त, कुछ मसरूफियात, कुछ काम, वो उन सब में उलझा रहा। हाले को उसने अपने दोस्त के घर ड्रॉप कर दिया था। वो लोग खालिस पठान थे। उनकी उर्दू में भी गाढ़ी पश्तो का अंसर था। पठान बहुत ही मेहमान नवाज और सादा पुरखुलूस होते हैं। कोयटा के पठानों के पास अगर आप मेहमान बनकर चले जाएं तो उनका बस नहीं चलता कि आपको पलकों पे बिठा लें। हाले उनके घर में कुछ वक्त तक तो झिझकती रही। इसके बाद उसकी झिझक यूँ ख़त्म हुई जैसे वो उसी घर की फ़र्द हो। दूल्हा अमान खान की 2 बहनें थी जो हाले को अपने साथ ले लेकर घूम रही थी। उसने एक मुकम्मल दिन उस घर में गुजारा। अब कि उसे होटल में रहने पे पछतावा होता। ये लोग कितने अच्छे और मिलनसार थे। शाम के वक्त वो अमान जैतून खाला के पास बैठी थी। वो अपने किचन में खड़ी मेहमानों के लिए अपना खुसूसी खाना तैयार कर रही थी। 2 और औरतें भी थी जो उनके साथ काम में जती थी। मंजर कुछ यूँ था कि किचन में एक बड़ा सा थाल फर्श पे रखा था। 2 औरतें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उस थाल में डाल रही थी। थाल रोटी से भर गया तो एक औरत ने देगची में चढ़ाया हुआ बड़े का गोश्त का सालन सारे थाल में फैला दिया। वो खुश्क सालन था, न ज़्यादा शोरबा न कम बोटियाँ। हाथ से छोटी छोटी करके उस थाल में डाल दी गई और अब के काली मिर्च जो कि पिसे हुए थे वो डाले गए। फिर जैतून खाला ने उठकर अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोया। आले महफसी उनकी सारी कार्रवाई देख रही थी। अब जैतून खाला नीचे बैठी थाल में रखे अमेज़े को हाथों से मिक्स कर रही थी। सब कुछ मिक्स हुआ तो उन्होंने एक प्लेट में ज़रा सा खाना निकालकर हाले के आगे किया। वो जो मोड़े पे बैठी हैरत से उन्हें देख रही थी, उनकी पेशकश पे मुस्कुराते हुए प्लेट थाम ली। उन्हें उर्दू नहीं आती थी। वो खालिस गाँव वाली पठान थी। अपने बेटे की शादी के लिए कोयटा आई थी। हाले ने ज़रा सी रोटी उठाकर मुंह में डाली और फिर आंखें बंद कर ली। वो जायका मुकम्मल था। वो जायका, ये खाना कोयटा के मशहूर खानों में से एक था। वो सारी प्लेट खा गए। जैतून खाला उसे मोहब्बत से देखती रही। कुछ देर बाद उमर उसे लेने आ गया था। वो बड़ी रवानी से सारे घर वालों से पश्तो में बात कर रहा था। हाले तो बस उसे देख कर रह गई। सारी दुनिया की ज़बानें सीख ली, बस एक मेरी सराइकी नहीं सीख सका। भालक मे को केड़ी माही लोड़ है, आग लगे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जैतून खाला ने उसे कई सारे तोहफे और सर पे चादर चढ़ाकर भेजा था। ये पठानों का खलूस। वो दोनों अमान के घर से निकल आए। अगले घंटे तक वो होटल आ चुके थे। हाले को अब एक नई फिक्र सता रही थी, वो क्या पहने। अपने साथ लाए हुए 18 जोड़े वो रिजेक्ट कर चुकी थी और अब हर लड़की की तरह उसके पास कपड़े नहीं थे। उमर बेड पे बैठा बज़ाहिर टीवी देख रहा था, लेकिन वो हाले की सारी कार्रवाई नोट कर रहा था। वैसे मेरे पास एक हल है, अगर आप पूछना चाहें, वो उसकी तरफ नज़रें मोड़कर बोला था। वो जो अपने बैग में मुंह दिए बैठी थी उसकी बात पे तप गई। दिमाग ना ख़राब करो मेरा, तुम्हें यहाँ भी मजाक सूझ रहा है। उमर खामोशी से उठा, अपने बैग की तरफ बढ़ गया और आराम से एक जोड़ा निकाला है। वो कोई लेडीज़ जोड़ा था, गुलाबी रंग का कामदार जोड़ा। क्या तुम्हें कुछ याद आया?
हाले ने गर्दन मोड़कर उसको देखा, फिर उसके हाथ में मौजूद उस जोड़े को देखा। एक पल के लिए मॉल में होने वाली मुलाकात ताज़ा हो गई। वो आगे आया, जोड़ा हाले के आगे रख दिया, खुद पंजों के बल उसके पास बैठा और खामोशी से उसे तक रही थी। अब उमर कोई जज्बाती बात कहेगा, अब शायद पिछला वक्त याद करेगा, लेकिन वो जब बोला तो हाले बेख्तियार उसके बोलने पे पछताई थी। इसे पहन ले प्लीज़, मेरे 10,000 लगे हैं इस पे, वो बेचारगी से कह रहा था। हाले खुलस कर रह गई। नहीं पहनना, ले जाओ, इतनी परवाह अपने 10,000 की। वो एक बार फिर अपने बैग में मुंह दिए बैठी थी। अगर नहीं पहनना तो मुझे वापस करें, यहाँ बहुत सहेलियाँ मेरी, दे दूंगा किसी को। मैं नीला थोता खिलाकर मार दूंगी तुम्हें भी और तुम्हारी सहेलियों को भी, वो घरा कर बोली। साथ जोड़ा झपट कर उठाया और बाथरूम की जानिब बढ़ गई। अब तो तय था कि वो यही जोड़ा पहनेगी। हॉल भर की कुमकुमों से सजा था। एक जानिब स्टेज था, जबकि जिस पे कुछ मौसीकार बैठे थे। स्टेज से नीचे नरम कालीन बिछे थे जिस पे कतार दर कतार लोग बैठे थे। शाम में खूब बारिश हुई थी और बारिश कोयटा को यख बर्फ़ बना देती है। तेज़ हवा अगस्त में भी दिसंबर जैसी लग रही थी। कुछ देर कबल वो लोग खुले आसमान तले बैठे थे, लेकिन अब चारों तरफ टेंट लगा दिया गया था। सर्दी ज़रा कम हुई थी, लेकिन ठंडी हवा अब भी कपकपाने पे मजबूर कर देती थी। मौसीकार की आवाज़ सबको सर धुनने पे मजबूर किए हुए थी। मर्दों ने शॉलें पहन रखी थी, औरतों ने अपने दुपट्टे अपने गिर्द ओढ़ लिए, लेकिन महफिल बर्खास्त न कर सके। उमर हयात स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस था, कंधे पे हाफ वाइट शॉल डाल रखी थी। हाले ने उसे पहली मर्तबा उन कपड़ों में देखा था। वो हकीकतन बहुत अच्छा लग रहा था, या फिर अब वो उसे अच्छा लगने ही पे मजबूर कर चुका था। वो उसके साथ ही बैठा था। हाले ने गुलाबी जोड़ा पहन रखा था, कामदार और भारी जोड़ा, कानों में अवेजे भूरे बाल कर्ल करके पुश्त पे खुले छोड़ दिए थे। वो अच्छी लग रही थी। उमर उसके साथ बैठा मौसीकार के जुलों पे सर धुन रहा था। शायद वो महसूस हो रहा था हाले गर्दन मोड़कर उसे देखेगी। वो हल्की बड़ी शेवर से आंखों वाला मर्द एकदम इतना करीबी क्यों लगने लगा था? ये क्यों उससे देखकर जी चाहता था कि ज़िंदगी को एक चांस दिया जाए, हैप्पी एंडिंग, ट्रैजिक एंडिंग, इन सबको जहन से निकाल कर बस टुगेदर एंडिंग पे यकीन किया जाए। आज यहाँ बैठे हुए उसने फ़ैसला किया था कि अगर अब की बार उमर ने कोई पेशकदमी की तो वो इनकार नहीं करेगी। उसी पहर चाय का वो दौर चला। सब्ज़ चाय और साथ छोटी प्याली में रंग बिरंगी टिक्कियाँ एक छोटे से ट्रे में डालकर सब मेहमानों के आगे रखी जा रही थी। हाले और उमर के आगे भी ट्रे रखा गया। उमर ठंडी चाय पीता था, सो उसने चाय को हाथ नहीं लगाया। हाले ने अपना कप उठा लिया और मुँह तक ले गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने बुरी शक्ल बनाकर कप दूर हटाया था। ये फीकी है। वो उमर के कान के पास झुकी। उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा, फिर ट्रे में रखी रंग बिरंगी टिक्कियों में से एक उठाकर उसके हाथ पे रखी। म्यूज़िक के शोर में आवाज़ें वाज़ें नहीं थी। वो उसके कान के पास झुका। पहले इसको मुंह में रखे, फिर चाय का घूंट ले, मीठी हो जाएगी। यहाँ की चाय इसी तरह होती है। वो उसके करीब ज़ोर से बोल रहा था। आले ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। वो पहले क्यों नहीं समझी। साथ उसने एक पीली टिक्की उठाकर मुंह में रखी और सब चाय का घूंट लिया। अब कि वो वाकई मीठी लगी थी। रात गुजरती जा रही थी और ठंड बढ़ रही थी। कोयटा में वैसे भी अगस्त की रातें ठंडी होती हैं, लेकिन ऐसी बारिश के बाद तो फिर क्या कहना। उसी पहर एक नवार औरत चलती हुई आई। उसे उमर के करीब जगह खाली दिखी थी। हाले ने उसे करीब आते देखा। वो उमर के पास आकर रुकी। शायद वो उमर से यहाँ बैठने की इजाज़त मांग रही थी। हाले को ना जाने क्यों ये औरत बुरी लगी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरी। कोई उमर के करीब ना आए बस। और फिर उसने ना जाने किस ख्याल के तहत अपना पर्स उठाया और उमर के आगे से गुजार कर उस खाली जगह पे रख दिया। उस औरत के साथ साथ उमर भी चौंका था, बल्कि भौंकचा ही रह गया। हाले खुद भी चौंक गई। उसने क्या सोचकर ये हरकत की थी। वो मेरे को बैग गर्मी लग रही थी। उसने गर्दन पे हाथ फेरते इंतहाई भौंडा और बेकार बहाना बनाया। साथ गर्दन झुकाकर खपत से आंखें मीच ली। क्या बकवास कर दी पई है हाले, लानत है ते क्या बकवास कर रही हो हाले, लानत तो तुम पे। औरत मुस्कुराई। उमर भी हल्का सा मुस्कुराया। जी आप सही कह रही हैं, लेदर का बैग है, इससे गर्मी लग रही होगी। औरत ने उसे मज़ीद शर्मिंदा होने से बचा लिया और अगर गुजर गई। और हाले अब उमर को नहीं देख रही थी, वो यहाँ वहाँ देख रही थी। उमर क्या सोच रहा होगा। उफ उफ क्या कर दिया। रात के कोई 10 बज रहे थे। सर्दी बढ़ने लगी तो हाले ने अपने बाजुओं को ढांप लिया, लेकिन उसे अब भी सर्दी लग रही थी। उमर ने उसको देखा, फिर अपनी शॉल लंबी करके आधी हाले के ऊपर डाल दी। कमाल है, आपके बैग को गर्मी लग रही है और आपको सर्दी। वो उसके करीब झुककर बोला, लेकिन हाले ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वो उसकी गोद में रखी मोबाइल को देख रही थी, जिस पे कोई मैसेज चमक रहा था। हैप्पी बर्थडे उमर, सॉरी फॉर लेट, स्माइली, साथ स्माइली इमोजी। उसने गर्दन उठाकर उसे देखा। वो उसके बिल्कुल करीब ही तो था। आज तुम्हारा बर्थडे है।
वो हैरान थी। उमर ने इस बात में सर हिलाया। हाले फ़ौरन उठ खड़ी हुई। उमर मुताज्जिब से उसे देख रहा था। उठो चले, वो उससे कह रही थी और वो उसके साथ ही उठा था। अगले पल लोगों ने उन दोनों को वहाँ से जाते देखा था और फिर इससे अगले कई पल वो शहर की एक बेकरी के बाहर खड़े थे। उमर सख्त खौफज़दा था। बच्चा थोड़ी हूँ मैं, छोड़ें ये सब। लेकिन हाले उसकी बात सुनी अनसुनी करती अंदर चली गई। वो बाहर ही खड़ा था। अलबत्ता वो ग्लास वॉल से देख सकता था कि वो किस इश्तियाक से केक निकलवा रही थी। फिर उसका फ़ोन बजा था। वो उमर की शॉल कंधों पे ओढ़े फ़ोन कान से लगा गई। बेकर उसे केक थमा रहा था। हाले ने उससे केक लिया, पैसे दिए, मोबाइल हनूस कान से लगा रखा था और फिर अगले लम्हे उमर ने वो खूबसूरत केक उसके हाथ से छूटकर गिरते देखा। उसने हाले की आंखों में तकलीफ देखी और फिर उससे अगले लम्हे उसने उन आंखों को अपने लिए अजनबी होते देखा। वो बेकरी के अंदर थी और वो स्याह लिबास में बेकरी के बाहर। उन दोनों के दरमियान बस ग्लास वॉल थी। लेकिन क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उन दोनों के दरमियान बस ग्लास वॉल थी? ग्लास वॉल के पार से वो उसे देख रहा था। वो आगे नहीं गया, वो जा ही नहीं सका। एक अल्हाम था जो उसे उतरा था, एक वजदान था जो उसे मिला था कि अब उसकी कोई पेशकदमी, उसकी कोई बात ग्लास वॉल के अंदर मौजूद इंसान की आंखों के अजनबीपन को दूर नहीं कर सकती। वो साकित खड़ा रहा। बेकरी के अमले ने उसके पैरों में गिरा केक साफ कर लिया था। वो अब भी लथड़े हुए पैरों के साथ वहीं खड़ी थी। लड़का उसे कुछ कह रहा था, शायद नया केक, शायद आधी कीमत पे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो उन्हीं लथड़े हुए पैरों के साथ बाहर निकल आई। उसकी आंखें खुश्क थी, उनमें कोई नमी नहीं थी। उमर उसे अपने करीब आते देखता रहा। वो आई और उमर के बिल्कुल करीब आकर रुकी। स्याह आंखें उठाकर उसको देखा, फिर बगैर कुछ कहे आगे चली गई। उमर उसके पीछे गया था। काफ़ी दूर तक वो दोनों उसी तरह खामोशी से साथ चलते रहे। फिर उसने हाले को कहते सुना, तुमने कहा था भेड़िए कभी चुप कर वार नहीं करते। उसकी आवाज़ हल्की थी, दूर कहीं से आती हुई। भेड़िए वफादार होते हैं, बहादुर होते हैं, रेप नहीं करते, चोरी डाका नहीं डालते, गोलियां नहीं चलाते, धोखा नहीं देते। तुमने कहा था ना। वो चलते चलाते रुक गई। मुकम्मल रुख उसकी जानिब मोड़कर उसको देखा। उमर के चेहरे पे स्ट्रीट पूल्स की रोशनी पड़ रही थी। हाले का चेहरा अंधेरे में था। तुमने कहा तुम इंसान नहीं भेड़िए हो, और मैंने यकीन कर लिया था। उमर उसे देख रहा था, चुप साके। वो 2 कदम आगे आए। ठंडी हवा का झोंका सर सड़ाकर गुजरा। दूर कई कुत्ते भौंके। उसने चेहरा उमर के करीब किया। तुम एक बात बताना भूल गए उमर, तुमने भेड़ियों की एक खसूसियत भुला दी। वो एक लम्हे को रुकी। सारे ज़माने का कर्ब उसकी आंखों में था। भेड़िए गासिब नहीं होते उमर, वो बेबसी से बोली। और उमर हयात को कोयटा शहर के सारे पहाड़ अपने सर पे गिरते महसूस हुए थे। वो शॉक्ड रह गया। भेड़िए किसी का माल, किसी की ज़मीन, किसी का जेवर गसब नहीं करते। तुमने कहा था तुम भेड़िए हो, लेकिन तुम इंसान निकले उमर, तुम इंसान निकले। वो बदिक्कत कह पा रही थी। उमर की गर्दन अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अब बिल्कुल ज़रा सी तकलीफ थी। मैंने उस दिन बाबा के वारसों के खाने में तुम्हारा नाम देखा था, बैंक में। जब आप अपना कोई जेवर, कीमती चीज़ या फिर भारी रकम रखवाते हैं, तो वो लोग आपसे आपके मरने के बाद आपके वारिस का नाम और नंबर लिखवा लेते हैं। मैंने उस नाम को ऐसे अनदेखा किया जैसे कभी देखा ही ना हो। मुझे लगा तुम भेड़िए हो, और भेड़िए घासिब नहीं होते। उसके लहजे में ज़मानों का कर्ब था। तुम इंसान निकले उमर, तुम इंसान निकले। वो तकलीफ, बेबसी और कर्ब से बोली। दूर कहीं किसी घड़ी में 12 बजने का इशारा हुआ था। हाले सुल्तान की तरह उमर हयात का बर्थडे भी ख़राब हो चुका था। वो चंद पल सुर्ख आंखों को साथ उसे देखती रही। शायद उमर कुछ कहे, शायद वो झुटला दे, शायद वो कोई बात करे। उसकी बातों पे तो एतबार आ जाया करता था। शायद वो रोके, उसके रुक जाने पे तो वो रुक जाया करती थी। फिर वो चली गई। उमर आंखों में किरचियाँ लिए उसे देखे गया। ना कुछ कहने को बाकी था, ना सफाई देने को। वो उन्हीं केक से लथड़े पैरों और टूटे दिल के साथ आगे बढ़ती चली गई। अंधेरे में, गुमनामी में। उमर उसे रोक ही नहीं सका। इंसानों के पास रोकने के इख्तियार बहुत कम हुआ करते हैं। तो ये है इसकी आज की एपिसोड। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट ले लिया है, और जिसमें उन्होंने एक नाम उसका रखा और फिर अपने काम बांटे हैं। हसन क्यूट है, उसकी शरारतें, उसकी बातें क्यूट लगती हैं। जो भी उसके सीन्स आते हैं मुझे मतलब अच्छे लगते हैं, फ़नी भी। और फिर उमर और उसकी जो बातें होती हैं वो भी अच्छी हैं। फिर उसके बाद ये उमर और हाल ये महर और महर क्या सफ़ीर और महरमा का सीन होता है। वो उसको कह भी रहा है कि अब मैं उसकी ज़िंदगी के साथ नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर भी इतनी कोई चालबाज औरत है। पता नहीं वो चाह क्या रही है। मुझे उसकी कहानी की समझ नहीं आ रही। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रही है, उसकी सोच क्या है, वो थिंकिंग क्या है, उसके माइंड में चल क्या रहा है। लेकिन खैर, अब ये तो हमें पता तब चलेगा जब हमें सारी स्टोरी का पता चलेगा।
तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रही है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल तो नहीं है, वो नेगेटिव मुझे लगती है, उसकी वाइब्स मुझे अच्छी नहीं आती। उसके बाद सफ़ीर चलो वो पॉजिटिव थोड़ा हो रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा उसका, उसने उसके बाप को मार दिया, अब क्या फ़ायदा, इतना बड़ा उसने कांड किया है। देन इसके बाद ये उमर और इसका सीन होता है, वो दोनों कोयटा आते हैं और कोयटा में वो इतना अच्छा वक्त बिताते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात सामने आई है कि उमर ने पैसे वगैरह निकलवाए हैं, जो पैसे या उसकी सारी जायदाद वगैरह उसके नाम से सारा कुछ निकलवाया गया उमर के नाम से। और पता नहीं हो अब उमर को, अब मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या सीन आगे होगा, अब क्या सब कुछ होगा, क्या आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, सब कुछ किस तरह से होगा, ये तो अब हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन मैं फिर कह रही थी कि अब मैं आप लोगों को कहूँगी तो आप लोग कहेंगे कि मैं बार बार क्यों एक नावल को दूसरे नावल के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। देखो मैं एक रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है, और अगर 2 नावल हैं और मैंने पढ़े हैं तो मेरा राइट बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ मैंने पहले कहाँ पढ़ी थी, ये चीज़ मैंने पहले कहाँ देखी थी, ठीक है। तो वो शहज़ादी वाली बात, वो कि जादू शहज़ादियों के लिए क्या होता है या किस तरह का, तो ये वाली बात भी हालिम से है, जब शहज़ादी जाती है और वहाँ पर वो चीनी शहज़ादी वगैरह वाला सीन होता है, तो इस तरह की वो ये वहाँ पर बात कही जाती है जादू वाली। खैर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, होपफुली कि इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है फिर कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, कांड में कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही। खैर देखते हैं कि फिर अगली इसकी एपिसोड में क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।